मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी भूगोल, जिसमें अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ का आज हम लोग अंतिम भाग देखेंगे। हमने पहले भाग में आप लोगों को बतलाया था कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। कौन कौन सी? पहला होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण बच्चों दिन और रात होता है, जबकि परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। हमने आपको पिछले भाग में यह भी बताया था कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर या घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगाता है, और यही समय क्या है? पृथ्वी में एक दिन का समय होता है। इसीलिए घूर्णन गति को पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले भाग में वीडियो में आपको बतलाया। आइए आज हम लोग देखते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति क्या है? तो बच्चों, पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर घूमती है वह एक वृत्ताकार पथ में घूमती है। यह एक वृत्ताकार पथ है। इसी पथ पर पृथ्वी क्या है? घूमती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर या गोलाकार रास्ता पे गति करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार पथ पर गति करती है। इसे ही इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। तो यह गति इधर से कर रही है, फिर यह जा रही है, फिर तो इस प्रकार वह क्या करती है? गति करती है। इसे ही क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 365.1/4 दिन अर्थात 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यही समय पृथ्वी पर क्या है? एक वर्ष के बराबर होता है। घूर्णन गति हमने बताया था 24 घंटा। वही जो 24 घंटा जब पूरा हो जाता है तो वह समय क्या होता है? पृथ्वी पर एक दिन का होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन या 1/6 दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और यही समय क्या है? यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात 1 साल होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं परिक्रमण की गति। परिक्रमण की गति को पृथ्वी का वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि घूर्णन गति को दैनिक कहते हैं क्योंकि वह एक दिन में पूरा करता है, और परिक्रमण क्या है? ये जो पूरा करता है वह एक वर्ष में पूरा करता है। इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। आगे देखें बच्चों, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति साथ साथ होता है। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति क्या होती है? साथ साथ होती है। परिक्रमण गति, जैसा कि मैंने बताया था कि परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन की घटनाएं होती है, अर्थात मौसम में परिवर्तन होता है। पहले जाड़ा, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु। ये चक्र चलता रहता है। यह किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो दैनिक गति हमने बताया था, जो घूर्णन गति बताया था पृथ्वी का, वह उसकी गति कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब आइए परिक्रमण गति का समय कितना समय लेता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये याद रखेंगे। घूर्णन गति कितना है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, और पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है।
अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है? तो जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, अर्थात जिस वर्ष में 366 दिन होता है, उसे ही लीप वर्ष कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि 365 दिन होने पर एक वर्ष होता है, ठीक है। तो जिस वर्ष ये 366 दिन हुआ तो वह क्या हो गया? लीप वर्ष। अब ये एक दिन कहाँ से बढ़ा? तो जैसा कि आपने पढ़ा कि इस पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365.1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो ये जो 6 घंटे एक वर्ष में बच गया, प्रत्येक वर्ष में 6 घंटा बच गया, अर्थात 365 दिन को हमने एक वर्ष माना, एक वर्ष में फिर जो 6 घंटा वह बच गया, फिर वह दूसरा बार में फिर दूसरे साल 6 घंटा हुआ तो 6 6 12 हुआ, फिर तीसरे साल में वह 6 घंटा हुआ तो 18 हुआ, और चौथे साल में वह क्या हो गया? 24 घंटा हो गया। अर्थात जब 24 घंटा हुआ तो एक दिन के बराबर हुआ। तो उसी वर्ष को हम लोग क्या करते हैं, वो एक दिन जो हुआ वो 365 में जोड़ दिया जाता है, तो 366 दिन हुआ। तो लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का। तो लीप वर्ष क्या हुआ कि जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29, तो ये जो एक दिन बढ़ा, जो 6 घंटा जो 4 वर्ष में हुआ, तो आप जानते हैं कि फरवरी महीना 28 तारीख को होता है, आप सब जानते हैं। तो अब वो एक दिन को कहाँ जोड़ा जाए? तो इस एक दिन को फरवरी महीना में जोड़ दिया जाता है। तो 28 का फरवरी वह लीप वर्ष में 29 दिनों का हो जाता है। तो जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिनों का हो, या जिस वर्ष साल भर में 366 दिनों का हो, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि 28 फरवरी को जन्म लेने वाला बच्चा तो हर वर्ष क्या करेगा? अपना जन्मदिन मनाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 29 फरवरी को जन्म लिया है तो वह तो अपना जन्म तिथि 3 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद ही मनाएगा। तो है ना रोचक बात? तो कहने का अर्थ हुआ कि जिस व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो वह अगला जन्मदिन 4 वर्ष के बाद मनाएगा। बच्चों, जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। मान लो कि 2016 जो वर्ष था उसको 4 से भागा देते हैं तो 504 आता है, अर्थात यह पूर्ण विभाजित हो गया। उसी प्रकार 2000 को हम 4 से भागा देते हैं तो यह भी पूर्ण विभाजित हो जाता है। तो ये क्या हुआ? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। अब बच्चों, परिक्रमण गति 365 दिन 6 घंटा की होती है, आपने अभी पढ़ा। और इसको हम क्या करते हैं? एक साल में 365 दिन ही लेते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम अपनी सुविधा में क्या करते हैं कि 365 दिन को ले लिए। अब बचा 6 घंटा, तो 6 घंटा को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब यही 4 वर्षों में ये 6 घंटे, 6 गुना 4 बराबर 24 घंटे, अर्थात एक दिन के बराबर हो जाता है। इस कारण लीप वर्ष में 366 दिन का होता है, और वह एक दिन कहाँ जोड़ते हैं हम? फरवरी महीना में जोड़ देते हैं। और फरवरी महीना 28 का बदले 29 दिनों का वह हो जाता है, और वह जिस वर्ष फरवरी 29 दिनों का हो, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। बच्चों, अब शताब्दी वर्ष की ओर देखें। शताब्दी वर्ष क्या है? 100 साल के बाद आने वाला वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में क्या होता है कि जो शताब्दी वर्ष 400 से भागा लग जाता है, जो वर्ष 400 से भागा लग जाता है, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1800 ईस्वी लीप वर्ष नहीं था, जबकि 2000 सन क्या था? लीप वर्ष था। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है।
तो याद रखेंगे लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष वह है कि जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिनों का हो, अर्थात वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष क्यों हुआ? तो जैसा कि हमने पुनः बताया, फिर से आप जान ले कि 365 दिन 6 घंटा, ये जो 6 घंटा जो छूटते जाता है हर वर्ष, उसी 6 घंटे को हम 6 को 4 वर्षों में गुना करें, 6 चौके 24, तो 1 दिन के बराबर हुआ, और वह वर्ष फरवरी में 29 दिनों का होकर के वह वर्ष क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे परिक्रमण गति का महत्व। अब आइए बच्चों हम लोग परिक्रमण गति का महत्व देखते हैं। जैसा कि बताया था कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति और अक्ष के झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं, आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री कोण पर झुका है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या है? ज़्यादा झुके हुए हैं। मौसम कितने हैं बच्चों? 4 है, गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद। तो एक चित्र है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी 3.3 इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ये मौसम परिवर्तन का आपको बतलाया गया है। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है अपने अक्ष पर। इसी झुकाव के कारण क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, मान लिया जाए ये पृथ्वी है और ये 23.5 डिग्री कोण पर झुका है। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या है? ज़्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चित्र में देखें तो बच्चों यह पृथ्वी की क्या है? वार्षिक गति है, परिक्रमण गति है। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध में जब पृथ्वी, ये ABCD, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं चित्र के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है। ये उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं, सूर्य के क्या है? करीब है। ठीक है, और उत्तरी, इसी कारण से जब सूर्य के उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? शीत ऋतु है। ठीक है बच्चों। इसी दिन अर्थात 21 जून को उत्तर आयनात और ग्रीष्म आयनात कहते हैं। 21 जून और 21 जून, ठीक है। ये 21 जून को जब उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहे, उत्तर गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु रहे और वह उत्तरी आयनात कहलाता, अर्थात वह तारीख है 21 जून को, या ग्रीष्म आयनात कहते हैं। बच्चों आयनात क्या है? तो आयनात का अर्थ यह हुआ कि 21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 जून को और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या है? सीधी पड़ती है। इसलिए इन दिनों को क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन होते हैं। इन्हीं दिनों को क्या कहा जाता है? आयनात। फिर से समझे बच्चों, आयनात क्या है? 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। तो इन्हीं क्रमशः दिनों को 21 जून उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर, इन दो तिथि को क्या होता है? दिन सबसे लंबा होता है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा दिन है, वह कौन सा तारीख है जिस दिन पृथ्वी का सबसे लंबा दिन होता है, तो वह है 21 जून और 22 सितंबर। तो यही दोनों दिनों को हम कहते हैं आयनात।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उत्तरी अयनात 21 जून और दक्षिणी अयनात 22 दिसंबर को। ठीक है, तो उत्तरी अयनात अर्थात ग्रीष्मायनात ये क्यों हुआ? क्योंकि चित्र में आप देख रहे हैं ए में, चित्र ए में देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध, चित्र ए में आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, पृथ्वी के अधिक, पृथ्वी की ओर करीब है या सूर्य के ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और इसी दिन 21 जून को हम क्या कहते हैं, उत्तरायनात या ग्रीष्मायनात कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होती है, सीधी पड़ती है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसी समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में लगभग 6 महीना का दिन और होता है और आर्कटिक वृत्त में 6 महीनों की रात होती है। और जिस समय यहाँ ग्रीष्म होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु, शीत ऋतु होता है। 21 जून को उत्तरी अयनात में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहता है। अब 22 दिसंबर को क्या हुआ, 22 दिसंबर जब पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है, जब यह चक्कर लगाते हुए सी के पास पहुंचा या सी जैसी स्थिति हुई, तब दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने रहता है। दक्षिणी ध्रुव क्या है, सूर्य के सामने आ गया। यहाँ उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने है और दक्षिणी ध्रुव दूर है। यहाँ पर क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने आ गया, उत्तरी ध्रुव दूर हो गया। तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने रहता है तथा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर रहता है। आप देख सकते हैं चित्र में, दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने है और उत्तरी ध्रुव दूर है। तो जब यह दूर हो गया तो शीत ऋतु आ गया और दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य के सामने आ गया तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो गया। और यह तारीख कब होता है, 22 दिसंबर। इसे कहते हैं दक्षिण अयनात या शीत अयनात कहते हैं। इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। ठीक इसी प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात छोटी होती है। यह कब होती है, उत्तरायनात या ग्रीष्मायनात। और वह कब है, 21 जून, जो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटा। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी होती है। तो याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून को। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सूर्य की किरणें क्या होती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, मकर रेखा पर क्या होता है बच्चों, लंबवत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आयनात। तो आयनात आप समझ गए कि 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अर्थात 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होती है, सीधे पड़ती है। जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती है। तो इन्हीं दिनों को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कब हुआ, 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में कब हुआ, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और रात छोटी होती है। इन्हीं दिनों को क्या कहते हैं, आयनात कहते हैं। अब आइए बच्चों, विषुव।
ये विषु 21 मार्च और 23 सितंबर। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, ये जो पृथ्वी जब यहाँ सी से डी और ए से बी में जब गई है तो डी और बी की स्थिति को देखें, ये डी और बी को स्थिति देखें तो यह क्या है, विषुव है। विषुव कब होता है, 21 मार्च और कब होता है, 23 सितंबर। प्रश्न है कि विषुव किसे कहते हैं या विषुव क्या है, तो समझ ले बच्चों, विषुव वे दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या होती है, सीधी पड़ती है। आप यहां देख सकते हैं ये क्या है, विषुवत रेखा पर ये किरणें क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो विषुव क्या है, तो विषुव वे दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है, सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए बच्चों, फिर से समझे, विषुव क्या है, विषुव वे दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर क्या है, झुका हुआ नहीं रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और यह दिन और रात कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। उस समय जब 21 मार्च होता है तो दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु, उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु, और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु और दक्षिण ध्रुव में बसंत ऋतु। आप चित्र में इसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं ये इस स्थिति को। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर झुका नहीं रहता है। अतः इन तिथियों को दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर रहती है, इसे ही विषुव कहते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। यह कब, 21 मार्च को। और 23 सितंबर को उत्तर गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो ये था बच्चों आपका परिक्रमण गति का महत्व। तो समझ गए बच्चों आप। अच्छा, अब एक कुछ प्रश्न है जो हम आपके बीच रखना चाहते हैं। आयनात, आयनात क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा कि 21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इन दिनों क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इन्हीं दिनों को आयनात कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है उस समय, या 22 दिसंबर को, और दक्षिण गोलार्ध में क्या रहता है उस समय, ग्रीष्म ऋतु। जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। विषुव क्या है? तो विषुव वे है कि वे दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और दोनों ध्रुवों में, उत्तर ध्रुव और दोनों दक्षिण ध्रुव, झुका हुआ सूर्य की ओर नहीं रहता है। उस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध उत्तर आयनात में और 22 दिसंबर को दक्षिण आयनात में दिन और रात बराबर होता है। अर्थात कर्क रेखा वाले 21 जून में दिन क्या होता है, बड़ा और रात छोटी। और मकर रेखा ये कब, 22 दिसंबर
22 दिसंबर को वहाँ पर मकर रेखा वाले क्षेत्रों में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो ये था बच्चों आपका परिक्रमण गति। अब ऋतु परिवर्तन के कारण क्या हैं? तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो प्रमुख रूप से 2 कारण हैं। क्या क्या है? ऋतु परिवर्तन के प्रमुख 2 कारण हैं। पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की आकृति क्या है? गोल है। एक समय में सिर्फ आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो उस भाग में दिन होता है, और जिस भाग में जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होता है? सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है और वहाँ रात होती है। ये भी आप याद रखेंगे। बच्चों, यदि आप सोचिए कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति तेज हो जाए या धीमी हो जाए तब क्या होगा? तो घूर्णन गति के तेज होने पर एक दिन कम समय लगेगा तथा वर्ष में एक दिन अधिक हो जाएंगे, जबकि घूर्णन गति में धीमी होने पर एक दिन अधिक समय तथा एक वर्ष में एक दिन कम हो जाएंगे। ये हमने आपको पहले बतला चुका है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। फिर हम अगले दिन जब आएंगे तो इस पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम आपके बीच हल लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।